जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये FST 35 का, और पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी में, ठीक है ना। तो पेपर डिस्कस करने से पहले हमारा जो मिशन है, मिशन 25 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर यशवी सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए भैया देखते हैं कि हम लोग का मिशन क्या है, ठीक है ना। चलो भैया अब बात करें कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 46 से लेकर के हम 69 क्वेश्चन आप लोग का डिस्कस करेंगे और उसके बाद शिल्पा मैम आप लोगों को पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं 46 का। देखो क्या लिखा हुआ है, एरेंडा का तेल, एरेंडा का तेल और महुआ ठीक के पौधे के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दवा बनाना, सब्जी बनाना, आभूषण बनाना, साबुन बनाना। तो बताओ भैया किसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं। बताओ भैया, सोप बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं? सोप बनाने में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये बेसिक क्वेश्चन था, हमको याद करना था। अब भैया आगे बात करते हैं 47। जो क्या दिया हुआ है 47 में, डैश ने मरकरी सल्फाइड की खोज की। मतलब किस ने मरकरी सल्फाइड की खोज की थी? HGS मरकरी सल्फाइड। तो देखो भैया, चक्रपाणी, रसावर्णम, रिगावेद, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका? चक्रपाणी होगा। क्या होगा? चक्रपाणी ने मरकरी सल्फाइड की खोज की थी, ठीक है भैया। चलो भैया आगे बात करते हैं हम लोग हैं। ये थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्या दिया है 48 में, 0.1 मोलारिटी एसिटिक अम्ल का पीएच मान 3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या? अगर पीएच आपका क्या दे दिया है? 3 दे दिया हुआ है। इसका मतलब H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। H प्लस आयन इज इक्वल टू माइनस लगा पे पीएच हो जाएगा, तो क्या होगा आपका? 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो इस अम्ल का विघटन गुणांक क्या होगा? पूछ रहा है विघटन गुणांक क्या होगा। तो अगर H आयन क्या है आपका? -3 है, तो यहां पे हम लोग क्या निकाल रहे? सबसे पहले हम लोग क्या करें? हम लोग H आयन, तो H आयन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? बताओ H आयन। देखो एसिटिक एसिड को हम लोग डिसोसिएट करेंगे, CH3COOH, तो क्या हो जाएगा आपका? एसीटेट आयन CH3COO माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका? H प्लस आयन। अब H आयन इज इक्वल टू क्या होता है? C अल्फा होता है, और H आयन की वैल्यू कितना दिया है? 10 की पावर -3। कंसंट्रेशन C की वैल्यू दिया है 0.1 मोलारिटी, तो 10 की पावर -1 हो जाएगा इनटू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 10 की पावर -2 आ जाएगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? विघटन स्थिरांक। विघटन स्थिरांक मतलब क्या होगा आपका? के डिसोसिएशन कांस्टेंट, के इज इक्वल टू क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर होता है। कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.1 इनटू यहाँ पे 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो ओवरऑल कितना होगा? 10 की पावर -5 हो जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा? के इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -5। देख सकते हैं भैया 10 की पावर -5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए। चलो भैया आगे देखते हैं। आइए आगे बात करें हम लोग। क्या पूछा गया है 49 में? किस अभिक्रिया, ये तो डेल्टा एस निगेटिव है, तो डेल्टा एस निगेटिव तभी होगी जब डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। तो देखो अगर इसका हम डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाले हैं तो क्या होगा आपका? लिक्विड के लिए 0 और यहाँ पे गैस के लिए 1, तो -1 हो गया। यहाँ पर डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 - 2 मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ देखो गैस है, यहाँ सॉलिड है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 1 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या पूछ रहा है?
ऋणात्मक किसमें होगा? जब डेल्टा एन जी की वैल्यू निगेटिव होगा ना भैया, तो यहाँ निगेटिव हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर निगेटिव हो रहा है इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलो भैया आगे देखते हैं। आइए आगे बात करें हम लोग, क्या दिया है 50 क्वेश्चन में 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की आवृत्ति की गणना करें। तो भैया देखो आवृत्ति आपसे पूछ रहा है, तो आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति की बात करें तो क्या होगा? न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लेमडा होता है। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। सी की वैल्यू, सी क्या होता है? नेचर ऑफ लाइट होता है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अपॉन लेमडा कितना दिया है? 5800 इंटू एंगस्ट्रॉम में दिया है 10 की पावर माइनस का 10 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना लिख देंगे हम लोग? क्या 3 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 5800। यहां हम लोग लिख सकते हैं 3000 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन 5800 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो यहां हो जाएगा 30 अपॉन 58 इंटू 10 टू दी पावर 15। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें 300 इंटू 10 टू दी पावर 14 अपॉन 58, तो जो इसमें लोग काटेंगे 5 6 30 नहीं 5 25 25 5 पॉइंट आपका 5 25 25 5 0 5 5 45 तो 5 पॉइंट क्या होगा आपका? 5 और 0 आ जाएगा 5.1 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 14। ठीक, क्या होगा? सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो देख सकते हैं 5.1 इंटू 10 की पावर 14, यही एक आंसर है आपका। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कैसे कैसे हमको सॉल्व करना है। आइए भैया बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया है? साम्यावस्था पर किसका मान शून्य नहीं होता है। तो देखो अगर साम्यावस्था पर बात करें इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पे हम लोग बात करेंगे तो ई सेल की वैल्यू तो 0 होती है, यहाँ ई की वैल्यू तो 0 होती है, ई डेल्टा जी गिब्स एनर्जी की वैल्यू भी 0 होती है, लेकिन डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है इक्विलिब्रियम पे। तो केवल थर्ड जब का होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया आगे देखते हैं 52 क्वेश्चन को। दिया हुआ है बंध लंबाई क्रमशः में होगा, तो याद रखिएगा ओ बंध लंबाई में मतलब क्या? जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। ठीक ठीक ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बोले बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड क्रम जिसका जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ इसका उतना ही कम होता है। इसका मतलब क्या होगा? अगर पूछा जाए यहां क्या दिया है? O2 -2, O2 -1, O3 और O2 दिया हुआ है। तो देखो भैया अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। 8 दूना 16 2 18, यहाँ पे कितना होगा? 17 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना होगा? देखो 8 के 24 24 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना होगा? 16 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम लोग बात करें जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3.0 होता है। ठीक, तो देखो 18 है और अगर मान लीजिए 14 के बाद 15 आए तो 0.5 आपको कम करते जाना है। 16 आएगा तो 2 हो जाएगा, 17 आएगा तो 1.5, 18 आएगा तो 1 हो जाएगा। तो 80 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका? 1.0। एक शॉर्ट ट्रिक होता है आपका निकालने का। 17 का कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। इसका हम लोग नहीं निकाल पाएगा, ये बताते क्या करना है। 16 वाला कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे? डबल बांड ऐसे लगा दीजिए, सिंगल बांड ऐसे लगाइए। टोटल बांड अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब इसका हम लोग रेजोनेंस बनाएंगे तो इसका डबल बांड यहां चला जाएगा, मतलब क्या? यहाँ डबल बांड, यहाँ सिंगल बांड हो जाएगा। तो टोटल बांड बिटवीन 2 एटम अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसका अगर निकालेंगे बांड ऑर्डर तो टोटल बांड बिटवीन 2 एटम 2 है, अब देखो यहाँ पे कितना होगा? 1 हो गया। तो 3 अपॉन कितने रेजोनेंस बने? 2, तो कितना आएगा? 1.5। अब क्वेश्चन पूछा है कि बाउंड ऑर्डर,
तो बॉन्ड ऑर्डर पे इसका कितना 1.5 इसका भी आपका आ गया। चलो भैया इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1 तो दोनों के बॉन्ड ऑर्डर समान हो गए। अब पूछ रहा है क्या बंध लंबाई, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। तो देखो भैया इसकी तो सबसे कम हो जाएगी और इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। देख सकते हैं O2 का सबसे ज्यादा, O2 का O2 माइनस 2 का सबसे ज्यादा देखो, लेकिन O2 माइनस 1 और O2 बराबर है। O2 में अब ज्यादा नहीं, ये क्या है आपका, ये बॉन्ड लेंथ पूछा है तो बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ए, लेकिन पूछा गया है बंध लंबाई तो बंध लंबाई का ऑर्डर आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है ना, चलो भैया बात करते हैं 53 जो क्या दिया हुआ है, आईपीएससी नामकरण के अनुसार नाम आईपीएससी अधिकारी के नाम से साथ गलत है। गलत कैसे होगा आइए देखते हैं। अनअक्टियम मतलब 118 118 को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एकदम आपका सही है। अनअनिलियम 110 110 की बात करेंगे तो क्या होता है डर्मेस्टिंडियम, एकदम सही आंसर है। अननिल्ट्राइयम 103 तो क्या होता है लॉरेंसियम, एकदम सही आंसर है। ठीक, अननिल सेप्टियम 107 107 यहां पे क्या दिया है डर्बियम दिया हुआ है, डबनियम नहीं भैया, डबनियम नहीं होता है। 107 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते होता है भैया, वो हीरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं BOHRIUM, बोहेरियम बोलते हैं। और डर्मियम किसका होता है, तो डर्मियम आप बताइएगा क्या 105 वाले का होता है। डर्बियम की बात करेंगे तो 105 वाले का होता है। ठीक, तो 107 वाला क्या होता है बोहेरियम होता है और यही क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। तो फोर्थ क्या होगा आपका इनकरेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए आगे देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है 54 AlClH2O5 +2 में एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण अवस्था और समन्वय संख्या सह संयोजकता है। तो देखो भैया AlClH2O5 +2, तो इसमें एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण अंक निकालिए, X प्लस एक क्लोरीन पे -1 चार्ज प्लस 5 इंटू इसका 0 होता है इज इक्वल टू +2, X -1 प्लस 0 इज इक्वल टू +2, X इज इक्वल टू जब इधर जाएगा तो क्या होगा 2 + 1 कितना हो जाएगा, X इज इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर एल्युमिनियम पे कितना आएगा प्लस का 3। और अगर पूछेगा क्या सबका समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं ना वही उसके क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो 5 और 1 6 क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस का 6। देख सकते हो भैया 3 और 6 यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया आइए बात करते हैं 55 सामान्य धातुओं O2OO में बंध लंबाई क्या होगा। याद रखिएगा बंध लंबाई पूछा है ना, तो बंध लंबाई की बात करेंगे तो 92 109 121 127। तो बताओ भैया क्या होना चाहिए। याद रखिएगा ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, बंध लंबाई पूछेगा ना तो बंध लंबाई कितना होता है 127 होता है, क्या सॉरी 121 होता है। क्या होगा भैया 121 होता है। और यही पूछेगा क्या O2 का बॉन्ड ऑर्डर, O2 का पूछेगा O2 बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका पूछा जाएगा तो बताना आप कितना होता है 2.0। और क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिगार्डिंग सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s स्टार, फिर क्या लिखते हैं
सिग्मा 2p z, फिर क्या लिखते हैं पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, फिर क्या लिखते हैं पाई 2p x स्टार इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, फिर सिग्मा स्टार 2p z। अब देखो भैया इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 है कि नहीं है, 16 है ना। तो देखो भैया अगर इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसका मतलब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे, पाई स्टार में जाएंगे, पहली बात। और ये क्या होते हैं देखो दिखने में तो लग रहे हैं क्या 16 वाले डायामैग्नेटिक, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्यों बोलेंगे, क्योंकि भैया इसके देखो एक कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या बोलेंगे अनुचुंबकीय होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। और यहां पूछा जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, तो पाई स्टार में जाएंगे। अब बंध लंबाई कितनी होगी 1 to 1 हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या पूछा है बंध लंबाई, तो 1 to 1 मार के आपको आंसर देख लेना है। ठीक है भैया ना, ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, चलो भैया हमने कई बातें बताया, आपको समझना चाहिए। ठीक है भैया, चलो आइए देखते हैं आगे। आगे का दिया सही कथनों की पहचान करें। देखो क्या F2 और O2 - 2 में बंध क्रम 2 होता है। चलो भैया देखते हैं, F2 की बात करें और O2 - 2 की बात करें तो देखो F2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18, 9 दूना 18, 8 दूना 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने कहा था 18 वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.0 होता है। तो भैया यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये तो गलत होगा। चलो N2CONO प्लस N2CONO प्लस की बात करेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। 8 6 14 इसके पास भी क्या होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। इसकी बात 8 7 15 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 14 इलेक्ट्रॉन। और जिसका 14 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या होता है 3.0 होता है। तो ये तो आपका आंसर सही है। मतलब क्या होगा यहाँ पे ए गलत बी सही है, तो सही कथनों पर विचार करिए। केवल ए नहीं भैया, केवल बी एकदम सही है, ए और बी नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो सेकंड इज द क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 57। जो निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। फिनाल का विद्युत ध्रुव साइक्लोहेक्सेन से कम। देखो भैया फिनाल की बात किया जाए तो देखो फिनाल यही है C6H5OH को फिनाल कहते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन से क्या है कम है। तो बताओ भैया ये सही है गलत है, बताओ सही कथन चुनना है। सही है। फिनाल क्या होता है, फिनाल का विद्युत यहाँ पे क्या है -I लग जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसका तो 0 होगा, लेकिन इसका क्या होगा कम है, तो क्या होगा इसका 0, तो से कम है। फिनाल का विद्युत ध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सेन से कम है, तो बताओ भैया यहाँ पे क्या होगा आपका, ये तो आपका क्या होगा आपका सही हो गया। फिनाल अम्लनाद के कारण अम्लीय है, एकदम सही है। रेजोनेंस के कारण क्या होता है यहाँ पे अम्लीय होता है, एकदम सही है। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का क्वथनांक तृतीयक ब्यूटाइल से कम होता है, नहीं। देखो आइसोब्यूटाइल आपका ऐसे बनाएंगे आप, तृतीयक ब्यूटाइल आप ऐसे बनाएंगे, ठीक। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका कम होगा। लेकिन क्या लिखा है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का क्वथनांक तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल से कम होगा, नहीं भैया ज्यादा होता है, ये तो भैया गलत हो गया। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। चलो भैया आइसोब्यूटाइल एल्कोहल की बात किया जाए तो देखो भैया ये क्या हमारा है CH3 CH CH3 CH2 और OH क्या है। देखो भैया 1 एक कार्बन से जुड़ा हुआ है
तो क्या बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। तो क्या होगा आपका, ये आपका सही हो जाएगा। मतलब क्या, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बताओ भैया। चलो भैया हाँ भैया क्या दिया देखो अगला 58 की बात करें हम लोग तो 58 में क्या दिया है, सही उत्तर चुने। थर्मोडायनामिक अवस्था फंक्शन एक मात्र है जिसका उपयोग ऊष्मा परिवर्तन निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसका मान पथ से स्वतंत्र है, जिसका उपयोग दाब आयतन कार्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसका मान केवल तापमान पर निर्भर करता है। तो बताओ भैया यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा। अगर क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक अवस्था फंक्शनल एकमात्र है जिसका मान पथ से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। पथ से क्या होगा, स्वतंत्र। पाथ फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। पाथ फंक्शन जिसका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, चलो भैया आइए बात करते हैं 59। निम्नलिखित में से कौन बेंजल्डिहाइड बनाने की व्यावसायिक प्रक्रिया है। रोजेनमुंड, इटार्ड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, बाहरी श्रृंखला का क्लोरीनीकरण व जल अपघटन। तो इसमें सबसे बेस्ट देखो पूछा क्या है, क्या व्यावसायिक प्रक्रिया है, तो व्यवसायिक की बात करेंगे तो यही आपका हो जाएगा। कौन, बाहरी श्रृंखला का क्लोरीनीकरण व जल अपघटन, मतलब डी। तो यहां पे क्या होगा, केवल डी होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो अगर हम लोग क्या करें, यहीं पे C6H5CH3 टॉल्यूइन ले लें और अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ भैया, क्या होगा बताइए। अगर Cl2 ले लेंगे तो यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे CH, यहां Cl और यहां Cl आ जाएगा। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O प्लस में तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, यहां देख सकते हो आप, यहां पे Cl हटेगा और यहां पे CH, OH और OH हो जाएगा। एक कार्बन पे दो OH हो नहीं सकते हैं, तो यहां से क्या H2 और यहां से O निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा -H2O निकलेगा, तो क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा भैया बताओ, C6H5CHO जिसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, क्या बाहरी श्रृंखला का क्लोरीनीकरण व जल अपचयन, जल अपघटन। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब यहां रोजेनमुंड अपचयन दिया हुआ है, तो रोजेनमुंड का मतलब क्या होगा आपका, रोजेनमुंड मतलब क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड, मतलब C6H5COCl की जब रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, किसके साथ देखो कराते हम लोग हैं, H2PD यहां प्लस H2PD BaSO4 सल्फर क्यूनोन। तो क्या होगा यहां पे आपका बन जाएगा क्या बताओ भैया, क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा आपका CHO। ठीक, ये Cl निकलेगा, CHO एल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है ना। इटार्ड रिएक्शन की बात करें तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा आपका, टॉल्यूइन की रिएक्शन, मतलब क्या CH3 की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, CrO2Cl2, CrO2Cl2। ठीक, तो यहां पे CrO2Cl2 यहां पे ले लेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा बताओ भैया, यहां पे जो आपका टॉल्यूइन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपको बताओ, CHO में, एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट होगा बताओ भैया, CHO एल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ भैया। अब अगर यही पूछा जाएगा कि बताओ स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप ये भी देख लीजिए स्टीफन अभिक्रिया। तो स्टीफन अभिक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टीफन अभिक्रिया क्या होता है बता सकते हो आप। यहां देखेंगे हम लोग तो स्टीफन अभिक्रिया की बात करें तो क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे C6H5 और C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ले लेंगे। और अगर इसकी हम लोग रिएक्शन कराएं किसके साथ, हम लोग कराएंगे किसके साथ, SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl। ठीक, और यहाँ पे 4H प्लस आयन हम लोग ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा बताओ भैया, यहां पे जो हमारा
फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CH2NH2 ये बन जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है कि क्या व्यवसायिक अभिक्रिया है, तो यही फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका। तो पूरा डिटेल हमने बता दिया क्यों कैसे हो रहा है, तो इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, मेन आपका यही है, ठीक है भैया। चल आओ भैया क्या दिया है, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टालविन का बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कहलाता है। बताओ भैया क्या कहलाता है, अभी हम लोग किए थे टालविन का CrO2Cl2 इटार्ड रिएक्शन, क्या कहलाता भैया, बताओ भैया, इटार्ड रिएक्शन होता है। क्या होगा आपका, इटार्ड रिएक्शन होता है, ठीक। अब कैसे, आओ भैया, टालविन है की रिएक्शन करा दिया हमने CrO2Cl2 के साथ, तो क्या बनेगा आपका CHO बेंजल्डिहाइड, ये क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब पूछ दिया आपसे क्या रीमर टीमर रिएक्शन, तो रीमर टीमर रिएक्शन क्या होता है, इसको जान लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भैया अगर रीमर टीमर रिएक्शन पूछेगा तो क्या करेंगे, फिनाल C6H5 फिनाल को क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH या 4 मोल ऑफ KOH ले लेंगे, तो देखो फिनाल किसमें चेंज होता है बताइए, किसमें, यहां अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इसका हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा यहां पे OH तो रहेगा, लेकिन यहां पे क्या बन जाएगा CHO, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड, सैली SALICYLASALICYLDEHYDE सैलिसल्डिहाइड बने, HYD सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है भैया। और उर्स रिएक्शन, तो ये तो आपका ये हो गया। उर्स रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका CH3Cl प्लस क्या करेंगे, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 एथेन सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं उर्स रिएक्शन। तो तीनों आप समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। चलिए यहाँ पे H2 भी ले लेंगे, ठीक है ना। चलो आओ क्या दिया आपका 61, देखो 61 में क्या दिया है, संतुलन पर 800 केल्विन पर एक सील बंद बर्तन में N2 इतना दिया है, O2 इतना दिया है, NO इतना दिया है, Kc के लिए क्या होगा, देखो भैया Kc इज इक्वल टू क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन NO का स्क्वायर, N2 का कंसंट्रेशन, O2 का कंसंट्रेशन। आओ भैया यहां NO की वैल्यू कितना दिया है, 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर अपान 3.0 इंटू 10 टू द पावर -3, और O2 कितना दिया है 4.2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है भैया। अब अगर हम लोग देखेंगे तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए। तो देखो भैया यहां पे जब इसको लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख दें, 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर -3 अपान 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर -3, इससे कट गया, इससे कट गया, ठीक। 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 दूना 28, 14 तिया 42, ठीक। तो कितना 4/9, अब देख सकते हैं यहां कितना आएगा आपका 9 चौका 36, 0.6, 0.36 4, तो 0.667 देख सकते हैं, 0.667, तो 0.66 आ जाएगा, तो 0.6 कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ भैया, 0.6 आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 62, दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन से गुजरने वाली इस चीज की पहचान करें। देखो भैया
अगर इसमें हम Fe3O4 का ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 8/3 आ जाएगा। मतलब 3 दूना 6 और 2 3 6 18 2.6 मतलब 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि Fe3O4 को अगर हम लोग हीट कर दें तो क्या बनेगा FeO प्लस Fe2O3, यहां +2 आएगा, यहां प्लस का 3 आएगा। ठीक है, एल्युमिनियम की क्या होगा 0 यहां पे हो जाएगा, यहां आयरन 0, यहां एल्युमिनियम पे प्लस का 3। तो देखो भैया यहां पे क्या हो रहा है, एल्युमिनियम पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और यहां पे क्या हो रहा है रिडक्शन, अपचयन हो रहा है। ठीक, तो देख लो भैया क्या पूछा, ऑक्सीकरण किसमें होगा, तो एल्युमिनियम में ऑक्सीकरण और आयरन में अपचयन होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 63 कौन सा कथन सही है, ऑक्सीकरण किसी भी प्रजाति द्वारा इलेक्ट्रॉन की हानि, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण, एकदम सही है। अपचयन किसी भी प्रजाति द्वारा इलेक्ट्रॉन का लाभ मतलब एक्सेप्टर, ठीक ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं हम लोग अपचयन। ऑक्सीकारक अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन का दाता, नहीं भैया इलेक्ट्रॉन का दाता नहीं होता, क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का ग्राही। अपचयन अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन की स्वीकारता नहीं दाता होता, ये भी गलत हो गया। तो क्या बोलेंगे ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे, 4th इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। चलो भैया आगे देखते हैं 64 दिए गए कार्बनिक यौगिकों के लिए सामान्य नाम होगा, इसके लिए क्या नाम सामान्य नाम होगा, आओ देखते हैं। CH3 CH3 और यहाँ पे CH3। अब देखो भैया इसका नाम कैसे देखें हम लोग, तो नाम हम लोग ऐसे देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नेम क्या होगा, देखो इसको 4 कार्बन का है तो क्या बोलेंगे आइसोब्यूटेन, ये क्या हुआ कॉमन नेम, कॉमन आपका नेम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका IUPAC नेम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है, तो देखो क्या पूछा है कॉमन नेम, सामान्य नाम क्या होगा, तो बोलेंगे क्या आइसोब्यूटेन, देखो क्या दिया हुआ आइसोब्यूटेन, यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग 65, ठीक है ना। चलो भैया 65 में दिया हुआ यौगिक वर्ग एरेंस किसका उदाहरण है, तो एरेंस की बात करेंगे तो एरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं एरेंस बोलते हैं। अगर हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़े होंगे तो एरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं। और बेंजीन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस पाया जाता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एरोमेटिसिटी को फॉलो करेगा, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं एरेंस बोलेंगे। ठीक है, चल 66 देखो क्या दिया हुआ है एक कॉलम दिया हुआ, पूछ रहा क्या होना चाहिए, देखो ये पूछा क्या इसमें से 7, तो देखो कौन सा क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे सही मिलान पूछा गया है, आर्थो इथाइल एनिसॉल, तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं एनिसॉल, यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा बोलेंगे। तो आर्थो पे तो इथाइल एकदम सही है, एनिसॉल एकदम सही है आपका पहला फर्स्ट, पैरा नाइट्रो एनिलीन एकदम सही है, पैरा नाइट्रो एनिलीन सेकेंड का सेकेंड हो जाएगा। 2,3 डाइब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन, देखो 1 2 3 4 5, तो 2,3 डाइब्रोमो 1 फेनिल क्या पेंटेन एकदम सही, 3 का 3 हो जाएगा। 4 इथाइल 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन एकदम सही है, मतलब क्या फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए भैया बात करते हैं 67 डीकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा प्रोपेन बनाने के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी, तो देखो भैया इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो किस लवण की, तो देखो क्या बात है हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड ले लें। अगर हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड लें CH3 की, तो प्रोपेन बनाना है CH3
CH2 CH2 COOH, इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। और जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे या जब इसके हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे, क्या करा दें हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस करा दें NaOH के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखो भैया यहां पे क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा। और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 प्लस क्या बन जाएगा, Na2CO3 ठीक है ना, Na2CO3 बन जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ Na दिया हुआ है तो CaO है, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे पहले क्या बनेगा, सोडियम बनेगा और फिर क्या बनेगा, Na2CO3 बन जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और ये क्या बन जाता है आपका है, प्रोपेन। क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। किससे बन रहा है, ब्यूटेनोइक अम्ल के द्वारा। ठीक है ना, बताओ भैया। चलिए सर आइए बात करें हम लोग, दिया हुआ आपका है 68 का। देखो 68 में कर किसी भी एल्केन के लिए समानता दहन समीकरण है। तो देखो अगर क्या बोले, किसी भी एल्केन की बात करें, अगर हम लोग बोले एथेन C2H6 को अगर हम लोग O2 के साथ रिएक्शन कराएं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, तो देखो भैया यहां पे क्या बन जाएगा, CO2 प्लस क्या बन जाएगा, H2O। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन उतने नंबर ऑफ CO2 बनते हैं, तो 2CO2। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसके हाफ H2O बनते हैं, तो तीन हो गया और 4 3 7। इस पे क्या लिखेंगे, 7/2। ठीक, अब यहां पे देखेंगे कैसे हम लोग देखेंगे, तो यहां पे जो हमारा होता है, यहां आपसे x पूछ रहा है, तो देखो भैया x 7/2 कैसे आएगा, देखो 3n + 1, 3 दूना 6 अपान 2, तो देखो 3n + 1/2 आ जाएगा। तो 3 दूना 6 एक साथ, यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 68 थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका। इसके बाद आप लोगों को शिल्पा मैम डिस्कस करेंगे। तो पेपर हम लोग का बहुत ही अच्छा बना हुआ था, अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ इजी थे, कुछ टफ क्वेश्चन थे। तो इसको देखिएगा, समझिएगा, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमसे गलती ना हो। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है FST टेस्ट नंबर 35, जिसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं, टोटल आपके जो क्वेश्चन है यानी कि 45 जो क्वेश्चंस हैं, उसमें अगर हम लोग डिस्कशन करें तो आपका जो स्टार्टिंग का डिस्कशन है वो आपको उपेंद्र सर ने करवाए हैं। आफ्टर जो डिस्कशन होंगे यानी कि 69 to 90 जो क्वेश्चंस होंगे उनका डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ। तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा गया होगा। थोड़ी बहुत जो चीज़ें रह गई होंगी वो इस डिस्कशन के थ्रू हम उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि 69 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दी गई अभिक्रिया में क्रमशः X, Y और Z को ज्ञात कीजिए। ये रिएक्शन NCERT में एज इट इज लिखी हुई है। कौन से टॉपिक में, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस इसे बोला जाता है। ठीक है, पायरोलिसिस या इसे हम क्रैकिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो उच्च अणु भार वाले जो एल्केन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको छोटे छोटे परमाणुओं में, छोटे छोटे जो हमारे यौगिक हैं उनमें कन्वर्ट करना इज क्रैकिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा कंपाउंड है, ये यौगिक है C6H14 है, जो कि उच्च अणु भार वाला हाइड्रोकार्बन है, जिसको गर्म किया जा रहा है 773 केल्विन पर। तो यहाँ पर X, Y, Z आपको मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो सह उत्पाद मिल रहे हैं वो है हाइड्रोजन C2H6 और मीथेन। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पर एक एक करके X, Y और Z के मान आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो X मिलता है वो क्या मिलता है, C6H12 मिलता है। अब देखो आप कंप्लीट भी करना चाहोगे तो 14 हो गया C6H12। ठीक है,
तो x क्या हो गया, C6H12 हो गया। y जो मिलता है C4H8 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 6 और 8 14 हो गए, और यहाँ पर 2 और 2 4 2 6। z की अगर हम बात करें तो C3H6 मिलता है, यानी कि इनके मान क्या हो गए, x, y और z। अब ऑप्शन मैच कर लो, कौन से ऑप्शन में ये वैल्यूज दे रखी हैं। तो अगर x को देखोगे तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। थर्ड और फोर्थ में आप y को मैच करोगे तो C3H6 होना चाहिए या C4H8 होना चाहिए, C4H8 होना चाहिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि 69 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया। आंसर क्या होगा, ये टॉपिक क्या है, पायरोलिसिस क्रैकिंग जिसे बोला जाता है, इससे ये क्वेश्चन आया, और ये सेम रिएक्शन एज इट इज आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 69, उसके बाद 70। ये कह रहा है बेंजीन का क्वथनांक जो दे रखा है 353.23 केल्विन है, जब 1.80 ग्राम गैर वाष्पशील यानी कि अवाष्पशील की बात हो रही है, अवाष्पशील। ठीक, अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, यानी कि 90 ग्राम बेंजीन एक तरह से विलायक का कार्य कर रहा है यहाँ पर, और 1.80 ग्राम जो है वो किस तरह का कार्य कर रहा है, विलय का कार्य कर रहा है। बोला जा रहा है इसमें घोला गया तो क्वथनांक कितना हो गया, 354.11 केल्विन हो गया। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करें, यानी कि W यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसके लिए बेंजीन के लिए जो Kb दे रखा है, जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 2.53 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, पर मोल या मोल इनवर्स लिख सकते हैं। अब आपको देखो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो दोनों में अगर TB आप निकालना चाह रहे हो तो दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 353.23 माइनस 354.11 माइनस करो। टीबी की वैल्यू आपको क्या पता चलेगी, यहाँ पर जो टीबी आएगा वो आएगा 0.88। ठीक है, इसको इधर भी कर सकते हो, ये आ जाएगा 0.88। ठीक है, अब इस वैल्यू को लिख लो डायरेक्टली, क्या हो गई ये वैल्यू, क्या दे रखी है 353.23। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो 0.88 केल्विन, ये आपको टीबी पता चल गया। अब देखो मोलर, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मोलर द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होता है, क्या होता है, m इज टू, अब देखो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाहें, Kb होता है। ठीक है, Kb ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में देखो 2.53 इंटू 1000 होता है। ठीक है, इंटू 1000। ठीक, उसके बाद विलय का द्रव्यमान भी तो है, उसके बाद क्या है यहाँ पर 1.8 लिख दो, यानी कि जो हमारा विलय है अवाष्पशील उसको रख दो, तो कितना दे रखा है यहाँ पर, ये डायरेक्टली हम पहले विलय का द्रव्यमान यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, अपॉन में, अब अपॉन में जो एक्चुअल वेट है यानी कि जो दे रखा है, आपने पहले तो टीबी निकाला इंटू कितना, यहाँ पर विलायक है 90 बेंजीन दे रखा था, और टीबी कितना निकाला 0.88। ठीक, यहाँ पे भी वैल्यू रखना चाहते हो तो रख दो, डायरेक्टली यहीं से ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, केबी भी यहाँ पर रख लेते हैं, केबी कितना दे रखा है, केबी क्वेश्चन में दे रखा है 2.53, तो यहाँ 2.53 पुट कर दो, देन इंटू 1000 इंटू कितना हो गया, विलय देखो यहाँ पर 1.80 ग्राम है। ठीक है, तो 1.80 0.88 अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है टेम्परेचर से, इंटू 90 कर दो। अब क्या करना है, जस्ट इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 58 पॉइंट समथिंग। 58 पॉइंट समथिंग यहाँ पर कहाँ आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में, ग्राम पर मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट होता है। ठीक है, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट है। क्लियर, समझ आया। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 750 mmHg पर पानी का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है,
कह रहा है 500 ग्राम पानी में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाए। दिया गया है क्या, इसके लिए भी देखो के भी दे रखा है 0.52 और सुक्रोज का आयनिक भार जो है आणविक भार होगा ये, ठीक है, ये गलती से लिखा है यहाँ पर आणविक भार होगा। आणविक भार कितना है 342 दे रखा है, क्या दे रखा है 342 दे रखा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर सेम वही करो, टीबी निकालना है, डेल्टा टीबी कैसे 100 माइनस 99.63 कितना आ गया टीबी, कैलकुलेट करो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको टीबी कितना मिल जाएगा यहाँ पर 0.37 समथिंग मिल जाएगा। यहाँ पॉइंट लगाओगे तो जाहिर सी बात है 10 3 7 क्लियर हो गया, टीबी पता चल गया है। अब जैसे ही वो क्वेश्चन किया था वही चीज आपको सेम करनी है इसी फॉर्मूले के लिए। m यहाँ पर निकालना है तो सबसे पहले के भी रखा था 0.52 रख दो, इनटू क्या किया था आपने 1000 किया था, देन उसके बाद क्या किया था विलय का, विलय यहाँ पर कितना है रखो विलय, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर विलय में x, ठीक है। उसके बाद 342 बटे 500 कर दो, ठीक है, 342 गुणे 500, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अच्छा इसको सॉल्व कर लो फटाफट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा x इंटू 100 आ गया, ठीक है। यहाँ देखो फिर से यहां तक की चीजें क्लियर है। टीबी निकला 0.37, के भी पता है, मास जो वाटर का मास दे रखा है कितना दे रखा है 500 ग्राम दे रखा है, 500 ग्राम। अब इसके बाद यहाँ पर हमने सुक्रोज को जब ऐड किया तो हमने x सपोज कर लिया, क्या किया x सपोज कर लिया कि इसका कुछ मास रहा होगा। मोलर मास इसका दे रखा है ऑलरेडी 342, ठीक है, मोलर मास 342 दे रखा है। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे m इज इक्वल्स टू x, क्योंकि हमने सपोज कर रखा है, इंटू 1000 कर दिया, ठीक। उसके बाद अपॉन में 342 इंटू 500 सॉल्व करो। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन 177, इसकी वैल्यू भी रख दो यहाँ पर x अपॉन 171 समथिंग, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक। उसके बाद टीबी देखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, एम निकालना है, टीबी पता है, के बी भी पता है। के बी कितना दे रखा है 0.52 इंटू एम, और टीबी आपने निकाला अभी 0.37, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा फिर जब सॉल्व करोगे तो आएगा 121 समथिंग, 121, ठीक है, 121.67 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, 72 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। नेक्स्ट 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी विलयन की चालकता तनुकरण के साथ क्यों कम हो जाती है, ये पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन सेम दे रखे हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो गया है, बोनस हो गया है। स्टिल यहाँ पर समझते हैं कि आंसर क्या होगा, बोनस है ये क्वेश्चन। आंसर जो आपको दे रखा है, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आंसर इज राइट, ठीक है, और तीनों में ही वही दे रखा है। अब समझते हैं रीजन क्या है। अगर हम चालकता की बात करते हैं तो विलयन के इकाई आयतन में जो आयन उपस्थित होते हैं, किसी विलयन के इकाई आयतन में जो आयन उपस्थित है वही चालकता को डिफाइन करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम किसी विलयन को तनु कर रहे हैं, उसमें और वाटर ऐड कर रहे हैं, तो जो आयन टूट रहे होंगे वो कम होंगे, लेस देन होंगे। तो जब आयन ही लेस हो रहे हैं तो इट मीन्स चालकता भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। तो यहाँ पर तनुकरण के साथ ये कम हो जाती है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। जो प्रति इकाई आयतन है किसी सॉल्यूशन का, विलयन का, वो भी कम होने लग रहा है, आयन भी कम टूट रहा है, इस वजह से वहां पर क्या हो रहा है, चालकता भी किसी विलयन की डिक्रीज कर गई, कम हो गई। डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अभिक्रिया दे रखी है R से प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। इसके लिए अभिकारक की सांद्रता 25 मिनट में 0.03 मोलर से 0.02 मोलर तक बदल जाती है।
सेकंड में समय की इकाइयों का उपयोग करके अभिक्रिया की औसत दर की गणना करें, यानी कि एवरेज रेट की बात हो रही है, औसत दर। तो दर सबसे पहले तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से हम दर निकालते हैं ना, प्रति सेकंड के अगर हिसाब से हम बात करें तो वहां पर दर पता चल जाती है, डेल्टा टी। अब यहाँ पर डेल्टा आर जो है वो क्या है, R2 माइनस R1 है, ठीक, R2 माइनस R1 है, और T2 माइनस T1 है, मान रख दो डायरेक्टली। यहाँ पर कितना दे रखा है, R की अगर हम बात करें यहाँ पर दे रखा है 0.02 माइनस 0.03 अपॉन में समय अगर देखो तो 25 मिनट है पहले, ठीक है, T2 माइनस T1 पूरा ऑल ओवर मिनट यहाँ दे रखा है 25। सॉल्व कर लो इसे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 है ये, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब एवरेज रेट की बात अगर कर रहा है यहाँ पर तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 60 कर दो, ठीक है, ये आपको मिला है, इसका डिवाइड बाय 60 कर दो। तो जब आप डिवाइड बाय 60 करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी से, एवरेज रेट में ये बन जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। तो ऑप्शन मैच कर लो, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्नलिखित दर स्थिरांक से अभिक्रिया क्रम की पहचान करें, यानी कि अभिक्रिया कोटि पूछी जा रही है। तो अगर हम इस दर स्थिरांक को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इकाई है सेकेंड इनवर्स, ये हमें बता रही है कि ये जो अभिक्रिया की कोटि है वो है प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बोरॉन, कार्बन, नियॉन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, यानी कि अब अगर इन जो हमारे ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, जो तत्व दे रखे हैं, इनको ध्यान से देखो तो नियॉन ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ठीक है, यानी कि नियॉन के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टेबल है, अष्टकपूर्ण है, तो उसे इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत तो है नहीं खास। तो यहाँ पर नियॉन की क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, नियॉन की क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो हमें एक सीक्वेंस तो यहाँ पर पता चल गया, इसका मतलब नियॉन कम है तो कम वाले सीक्वेंस में ही रहेगा, बाकी के ऑप्शन फिर तो गलत हो गए। इन दो ऑप्शन में हमारा आंसर राइट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में अगर आप देखोगे तो जब हम यहाँ पर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ये क्या हो रही है, घट रही है। अब देखो अगर सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करें तो ओवरऑल इसके ऊपर नाभिकीय आवेश क्या है, ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को और खींचने की कोशिश करेगा और इसको वैसे भी इसका अष्टकपूर्ण नहीं है, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी, देन बोरॉन की, देन कार्बन की और देन नियॉन की, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सीक्वेंस बन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन देखो स्मॉल भी है, नाभिकीय आवेश भी है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित कर रहा होगा, ठीक है। चलो तो आंसर क्या हो गया इस हिसाब से, फिर सीक्वेंस मैच करो, ये दो ही थे, इन दो में बोरॉन पहले आ रहा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। ये कह रहा है NaCl, BeCl2, BCl3 और CCl4 में सहसंयोजी बंध लक्षण का सही क्रम क्या होगा। अब यहाँ पर हम अगर सहसंयोजी गुणधर्म देखते हैं, सहसंयोजी गुणधर्म, अब देखो इसकी अगर हम बात करें, इन गुणधर्म के ट्रेंड्स की अगर बात करें हम किसी आयनिक बंध वाले यौगिक में, तो जो हमारा आवेश होता है किस पर, धनायन पर जो आवेश होता है, धनायनित आवेश या बोल सकते हैं इस तरह से, कैटायन चार्ज भी बोलते हैं, ठीक। चार्ज क्या होता है वहां पर, ज्यादा होता है, ठीक, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर अगर हम ऋण आयन के आकार की बात करें, वो
या फिर धन आयन के आकार की बात करें, धन आयन के आकार की बात करें, ठीक है। अब तीनों सीक्वेंस यहां पर मैच कर लो। अगर हम NaCl और BeCl2 में कंपेयर करें तो Cl तो सेम है, ठीक है, Cl सेम है, Na पर 1 प्लस होता है, बेरिलियम पर 2 प्लस हो जाएगा, तो कैटायन का यहाँ पर धन आयनिक आवेश यहाँ पर ज्यादा है, तो इट मींस इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा उसमें ज्यादा BeCl2 होगा। ये भी सही है, ये और ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। फर्स्ट सेकेंड में आंसर हमारा राइट होना है। अब अगर हम BeCl3 और CCl4 की बात करें, अभी तक ये दोनों चीजें थी, ये दोनों क्लियर हो गए। इन दोनों में अगर हम बात करें तो जब हम आवर्त में जाते हैं, जब हम आवर्त में दाएं से बाएं जा रहे हैं, ठीक है, दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो कौन कौन पड़ा? लिथियम पड़ा, बेरिलियम पड़ा, बोरॉन पड़ा, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सहसंयोजी गुण होता है वो बढ़ता है। क्यों? रीजन क्या है? विद्युत ऋणात्मकता का अंतर दोनों के बीच में जितना अधिक होगा उस कारण, ठीक। तो यहाँ पर CCl4 ज्यादा सहसंयोजी बंध प्रदर्शित करेगा इन कंपैरिजन विद BeCl3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है द्वितीय आयनन एंथैल्पी का सही क्रम बताओ। द्वितीय आयनन एंथैल्पी देखो क्या क्या दे रखा है, स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम और टाइटेनियम। इनमें अगर हम देखें तो स्कैंडियम 21, ठीक है, फिर उसके बाद इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन ले लेते हैं, ठीक है, ऑर्गन, और क्या हो जाएगा, फिर आएगा 3D2 और 18 2 20 1 21 यानी कि 4s1, ठीक है। इसके बाद वेनेडियम ले लो, वेनेडियम का कितना हो जाएगा, अगर यहां देखोगे ऑर्गन ले लो 3D3 हो जाएगा और 4s2, 5 और 18 ये हो गया, ठीक, 4s2 हो गया, 3D3 हो गया। बाकी सबके भी देख लेते हैं। टाइटेनियम के अगर देखोगे तो ऑर्गन यहाँ पर भी नियरेस्ट नोबल गैस पड़ रही है, अक्रिय गैस पड़ रही है, 3D2 और 4s2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट और क्या है, टाइटेनियम के बाद क्रोमियम है। क्रोमियम का अगर देखोगे यहाँ पर तो ऑर्गन और ये 24 इधर कितना हो जाएगा क्रोमियम का, 3D5 और 4s1 हो जाएगा, 3D5 और 4s1। अब देखो, अब द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात हुई है तो एक बात बताओ, फर्स्ट जो आयनन एंथैल्पी होगी उसमें आसानी से पहला इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, ठीक, क्रोमियम भी दे देगा क्योंकि ये ऑलरेडी खाली है, ठीक। नेक्स्ट में अगर द्वितीय में यहाँ पर देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी, आयनन ऊर्जा इनकी ज्यादा होगी, इनकी कम होगी। लेकिन अगर जब हम द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करेंगे तो ये पहुंच जाएंगे कैसे, ये बन जाएगा 4s1, ये भी बन जाएगा 4s1, यानी कि केस उल्टा हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर तो क्रोमियम की सबसे ज्यादा होगी। पूछो क्यों? क्योंकि क्रोमियम में देखो 3D5 है, तो 3D5 ये क्या है, अर्धभरित है, अर्धभरित है, और अर्धभरित सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी टफ होता है। तो हमें इतना पता है कि क्रोमियम की ज्यादा होगी, क्रोमियम की ज्यादा होगी। अब इस सीक्वेंस से अगर आंसर हमें मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम बाकी के ऑप्शन भी यहाँ पर देख लेंगे। क्रोमियम की देखो फर्स्ट में ज्यादा है, नहीं, सेकेंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में ज्यादा है, इट मींस फोर्थ वाला ही आंसर राइट है, फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसकी आकार अन्य तीन से भिन्न है, किसका आकार अन्य तीन से भिन्न है। BF4 की अगर बात करोगे तो यहाँ पर देखो ये जो है BF4 इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा होगा, यहां पर माइनस लगा लो। अब देखो ये जो बना रहा है चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बना रहा है, चतुष्फलकीय, इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। सेकेंड की अगर बात करोगे, सेकेंड की बात करो तो ये भी सेम ऐसा ही होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 है, ये भी चतुष्फलकीय है, क्लियर। अब यहां पर अगर हम बात करें नेक्स्ट की I3 ट्राई आयोडीन वाला, यानी कि ट्राई आयोडीड आयन जो होता है हमारा, इसकी अगर बात करोगे
तो यहाँ पर देखो 3 आयोडीन लगे हुए हैं ये इस तरह से, ठीक। इनकी जो आकार होता है, अगर हम इसके देखो सिर्फ और सिर्फ अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल से अगर गिनना चाहोगे तो यहाँ पर 7 होते हैं, 3 ही हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा sp3d, 5 तब भी बचे रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 हैं, 2 ही बन रहे हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका जो शेप होता है अगर हम बात करें तो रैखिक होता है, क्या होता है, रैखिक होता है। pH4+ की बात करोगे तो ये भी सेम है, sp3 संकरण प्रदर्शित कर रहा होगा, तो यानी कि क्या पूछा गया था, अन्य 3 से भिन्न है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यही जो है वो भिन्न है, आकार में रैखिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अणु और आयन सभी में बंद बराबर नहीं है। XeF4 की अगर बात करो तो यहाँ पर फ्लोरीन इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, ये फ्लोरीन लगा है, 2 लोन पेयर इधर लगे हुए हैं। ये जो बॉन्ड है ये सारे सिमेट्रिकल होते हैं, सममित होते हैं, तो यहाँ पर सभी बंद क्या है, बराबर हैं, ये आंसर नहीं होगा। BF4 में अभी आपने देखा यहाँ पर भी बंद आकार क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अभी आपने बताया क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। BrCl3 की बात करें तो ये टी शेप्ड होता है, जहां पर क्या हो जाएगा, आकार यहाँ पर बंद का बदल जाएगा। SF6 में भी सेम यही चीज होगी, SF6 में भी क्या होगा, यही सेम चीज होगी। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, BrCl3 राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर 80 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है नीचे 2 कथन दे रखे हैं। कथन 1 कह रहा है कि H3O+ हाइड्रोनियम आयन जो है और अमोनिया की ज्यामिति क्या है, ज्यामिति अणु है, यहाँ पर कुछ मिसिंग, देखो यहाँ पर ज्यामिति अणु है, इसमें पिरामिड लिखना है, क्या लिखना है, पिरामिड या पिरामिडीय, ठीक है, पिरामिडीय अणु है, क्योंकि ज्यामिति दे रखा है लेकिन किस टाइप की, पिरामिडीय होती है। अब बताओ, अब ये पूरा हो गया कथन 1। कथन 1 क्या कह रहा है कि जो हमारा हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन की अगर बात करो तो 3 H है और O है, कैसे बनेगा, एक लोन पेयर हो जाएगा, यानी कि ये लोन पेयर है, इस तरह से H तीनों कॉर्नर में घिरे हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या, देखो 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, यानी कि sp3 हो गया, क्या हो गया, sp3 हो गया। इसका मतलब ये पिरामिडी हो गया। और NH3 की बात करो अगर, NH3 क्या हो गया, इसका तो पता ही है, इसमें भी सेम 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, sp3, तो इसकी क्या हो गई, ज्यामिति पिरामिडी हो गई, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड कथन कह रहे हैं दोनों जो हैं H3O+ और NH3 में केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या है, sp3 होता है। दोनों ही राइट हैं कथन। अभी हमने संकरण देखा sp3, तो आंसर क्या हो गया, दोनों कथन सही हैं। यहाँ पर दोनों कथन गलत बोल रहा है, ये भी गलत है। 4th ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81। ये कह रहा है नीचे 2 कथन दे रखे हैं। फर्स्ट कह रहा है जो सीरियम है +4 की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। कथन 2 कह रहा है कि ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे दोनों कथन, ये जो सीरियम है 4+ और 3+ बनाने की टेंडेंसी रखता है। C4+ जो होता है, Ce4+ जो होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो प्रतिचुंबकीय होती है, तो राइट है। और ये ऑक्सीकारक की भांति भी कार्य यहाँ पर करता है, तो यहाँ पर भी जो दोनों कथन होंगे क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में संकुल दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और दूसरे में प्रकार दे रखे हैं। फर्स्ट की अगर आप बात करोगे तो CONH3 का होल 5 CnCl2। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ब्रोमीन और सल्फेट में अगर देखोगे तो यहाँ पर आयनाइजेशन हो जाएगी, यानी कि आयनीकरण समावता हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे यानी कि C का क्या है, फर्स्ट, C का फर्स्ट। अब आंसर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का क्या होगा, यहाँ पर ये लिंकेज है, क्योंकि ये क्लोरीन जो है इस तरह से देखो ये लिंकेज हो गया, A का थर्ड,
बी का अगर आप देखोगे तो ये समन्वय, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो लिगेंड है वो चेंज हो रहे हैं, तो ये सेकेंड समन्वय हो जाएगा ये वाला। तो क्या बना, सीक्वेंस ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड हो गया, फिर उसके बाद बी का क्या है, सेकेंड हो गया, बी का सेकेंड, ए का थर्ड, और बी का सेकेंड, ए का थर्ड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 83 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक संकुल दे रखा है, संकुल में NH3CONH3 बंद कोण का मान क्या होगा। अच्छा, इस संकुल के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर पता करना चाहिए। केंद्रीय परमाणु कौन है, कोबाल्ट। लिगेंड देखो कितने लगे हैं, NH3 अमोनिया 3 लगे हुए हैं। किस प्रकार लगेंगे ये, यहाँ पर एक इस साइड लगेगा, ये पीछे के साइड है, ठीक है, ये पीछे की साइड है। जब आप इसे 3 डिग्री में देखोगे, 3D में जब आप देखोगे तो ये आपको 90 डिग्री पर दिखेगा। इस तरह से यहाँ पर एक NH3 है और एक NH3 ये है। Cl की अगर हम बात करें तो 3 Cl है। ये Cl किस तरह से लगे होंगे, एक इधर होगा और एक इस तरह से, ये इसका ज्योमेट्री है। ये अगर आप शेप देखोगे तो ये शेप है। अब देखो ये जो कोबाल्ट है, एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है 2D में, ये इस तरह से, यानी कि ये जो अमोनिया लगा हुआ है 90 डिग्री पर होगा। इसके साथ ये वाला जो अमोनिया है भी 90 डिग्री पर होगा। तो पूछा क्या गया है, जो अमोनिया, कोबाल्ट और अमोनिया के बीच में बंद है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 84 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बंद लंबाई निम्न में किसमें घटती है। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बंद लंबाई की बात करी गई है। बंद लंबाई के लिए आपने क्या पढ़ रखा है, एक सबसे अच्छा फॉर्मूला, बंद लंबाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बंद कोटि। अब यहां पर अगर हम बंद कोटि बता दें तो क्या हम बंद लंबाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 हैं, तो इसके लिए बंद कोटि कितनी हो गई, 3। यहाँ पर एक कम हो गया, 13 है, तो कितनी हो गई, 2.5 हो गई, कितनी हो गई, 2.5 हो गई। सेम यहाँ पर देखो 3 से 2.5 हो रहा है, यहाँ पर 3 ही रहेगी, यहाँ पर 16 हो गए, 16 के लिए भी 2.5 ही है। यहाँ पर 16 है, 16 के लिए 2.5, यहाँ पर कितनी हो गई, 15 हो गई। अब 15 के लिए कितना बन जाएगा देखोगे तो 2 से 2.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर सेकंड देखोगे यहाँ पर 3 से 2.5 हुआ, थर्ड में अगर आप देखोगे तो 2 से 2.5 हो गया, और फोर्थ में अगर देखो, फोर्थ में भी वही है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1.5, ये 17 हो गया ना, तो 1.5 हो गया। अब बताओ, जिसकी बंद कोटि, इसको क्या करना है, कम करना है, इसको कम करने के लिए इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो बंद कोटि जिसकी बढ़ रही है, यहाँ पर देखो 2 से 2.5 और यहाँ तो घट रही है, यहाँ पर बढ़ रही है सिर्फ, ठीक, यहाँ भी घट रही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। O2 से O2 प्लस के लिए थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मोलल विलयन वह विलयन होगा जो विलय के 0.5 मोल को रखता है। मोललता की बात हुई है, तो मोललता हमें पता है क्या होता है, विलय के मोल, ठीक है, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब देखो आपको मोललता दे रखी है, एक विलय के मोल दे रखे हैं 0.5, और ये आपको केजी में निकालना है, इसे x मान लेते हैं, तो ये क्या आ गया 0.5 डिवाइड बाय 1, ठीक, यहाँ से आपको केजी में निकालना है। ग्राम में है, ये कितना आएगा, ग्राम में आएगा, तो अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 ग्राम हुआ अभी तो किलोग्राम में। अगर ग्राम में ही चेंज करो, क्योंकि आंसर ग्राम में है, तो यहाँ पर ग्राम में 500 ग्राम, ठीक, 0.5 से ही कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया, 0.5 दे रखा है, ठीक है, तो 500 ग्राम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसे ना भी सॉल्व करते तब भी आंसर आता, कैसे,
हमें पता है मोललता विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है यहाँ पर, यानी कि जो फॉर्मूला है वो विलायक का द्रव्यमान बताता है, तो विलियन तो पहले ही हट जाता। ठीक, 50 ml विलायक, तो ml नहीं kg में होता है, साफ साफ लिखा होता है यहाँ पर, या किलोग्राम ग्राम इसमें कैलकुलेट किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाता, राइट ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दिए गए एल्किल हैलाइड के लिए SN1 अभिक्रिया की दर होगी। अब देखो SN1 अभिक्रिया की जो दर होती है वो डिपेंड करती है, अगर हम हैलाइड की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आयोडीन के लिए, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पर साइज यहाँ पर इसका बड़ा है। तो ये अगर आप सीक्वेंस याद कर लो तो यही सीक्वेंस होगा। आप देखो हमने जनरल यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया है, तो यहाँ पर सबसे पहले C हो गया, देन B हो गया, देन A हो गया, तो क्या हो गया CBA, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही है जो आपको राइट लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर राइट है। ये भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर उल्टा दे दिया है जस्ट, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर इक्वल टू है, गलत है, यहाँ पर C ज्यादा है लेकिन B मीडिएट और A ज्यादा बता रहा है, तो ये भी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का। ठीक है, 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर अभिक्रिया X प्लस वाई हो रही है जिससे Z प्लस A बन रहा है और प्लस Q है। प्लस Q का मतलब क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर हीट मिल रही है, इट मीन्स जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो क्या हुई, पॉजिटिव या निगेटिव। यहाँ पर देखो क्योंकि ये कैसा है, देखो अभिक्रिया हुई, ऊष्मा मिली, तो ऊष्मा मिल रही है तो ये क्या हुआ, जाहिर सी बात है ऊष्मा मिली तो ये ऋणात्मक हुआ। अब कह रहा है एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है पॉजिटिव। कह रहा है अभिक्रिया कैसी होगी, उच्च ताप पर संभव होगी, निम्न ताप पर संभव, किसी भी ताप पर संभव नहीं होगी, या हर ताप पर संभव होगी। आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये निगेटिव रख दिया, पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव रख दिया, ये कितना बन गया, ये क्या बन गया, ये निगेटिव बन गया। डेल्टा जी क्या बन गया, निगेटिव बन गया। डेल्टा जी निगेटिव होता है तो अभिक्रिया कैसी होती है, स्वतः परावर्तिता होती है, स्वतः परावर्तित होती है, और स्वतः परावर्तित हर ताप पर संभव हो जाएगी। ठीक है, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फेराडे के विद्युत अपघटनीय नियम में से किससे संबंधित है, ऋणायन के परमाणु क्रमांक से, विद्युत अपघट्य तुल्यांकी भार से, या अभिकारकों के परमाणु क्रमांक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम फेराडे के विद्युत अपघटनीय नियम की बात करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है m=z और I/T। अब देखो z यहाँ पर क्या है, तुल्यांकी भार होता है, किसका, विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार। ठीक, अब यहाँ पर अपॉन में f कर दो, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार पर। तो ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया, बाकी ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 89 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। 89 ये बोल रहा है CH3 CH2 COOH, जहां पर लाल फास्फोरस और क्लोरीन की उपस्थिति में एक अभिक्रिया कराई गई, A मिला, फिर उसी को हमने अल्कोहली KOH के साथ अभिक्रिया कराई तो यौगिक B प्राप्त होता है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो फाइनल उत्पाद है वो क्या होगा। सिंपल देखो, H को रिप्लेस करेगा ये, क्लोरीन यहाँ पर जाकर लग जाएगा, ठीक, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो यहाँ पर अभिक्रिया क्या होगी, CH3 CH2 COOH, क्लोरीन के संपर्क में अभिक्रिया हुई और रेड फास्फोरस है, तो यहाँ पर CH3 CHCl COOH ये आपका A आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, A आ गया, CH3 CHCl COOH हो गया। सेम यही अभिक्रिया हुई, फिर से एक यहाँ पर रिमूव हुआ H, तो ये बन गया क्या, CH2, और यहाँ पर जो बनेगा नेक्स्ट डबल बॉन्ड आ जाएगा CH COOH। ठीक है, तो ये क्या है, फिर ये B है, किससे हमने अभिक्रिया कराई, अल्कोहली KOH से अभिक्रिया कराई यहाँ पर, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड COOH। अब देख लो यही फाइनल उत्पाद है, आंसर क्या हो गया इसका, थर्ड ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। क्लियर, चलो
लास्ट नंबर का क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा जो अमीन है, यानी कि कौन सी अमीन है जो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका आंसर है तृतीयक अमीन, यानी कि टर्सरी अमीन जो है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करती है। हम इस तरह से इसे डिनोट कर सकते हैं, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करेगी। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कहाँ पर दे रखा है, गलत है ये, ठीक है। प्राइमरी ये गलत है, ये सेकेंडरी, टर्सरी ये है, तो यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है जो कि हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया इसका? थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। आई होप आप सभी को ये डिस्कशन समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।